किसी का, मान लीजिए कि नीलेश जी आपने जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ 14 पॉइंट का चार्ज भेजा और प्रेसिडेंट के पास भेजा, और मुझे जहां तक जानकारी है शायद आपने पीएमओ को भी भेजा है और राष्ट्रपति कार्यालय भी भेजा कि इनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाना चाहिए, और उसमें आपने कोऑपरेटिव फैक्ट्स डाले हुए हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपने उसको डाला हुआ है। बावजूद इसके डीवाई चंद्रचूड़ ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, चीफ जस्टिस को रोकने के लिए गया, लेकिन आपने एक जस्टिस को जिसके खिलाफ भी आपने डॉक्यूमेंट दिया तो 5 जज की बेंच बैठ गई। भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ आपने कंप्लेन फाइल किया हुआ है, राष्ट्रपति के पास कंप्लेन है, 14 पॉइंट कंप्लेन है, पीएमओ में कंप्लेन है, बार काउंसिल को भेजा हुआ है, बार काउंसिल बड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन चंद्रचूड़ ने आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ये मुझे डिफेम कर रहा है। वहां पर कोई एक दो जज का बेंच नहीं बैठा आपके खिलाफ कंटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास जो ये केस गया, जिस पर आपने कहा कि नहीं इस केस को नहीं सुन सकती हैं क्योंकि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, जो भी आपने आरोप लगाए, उस आरोप पर 5 जजों की बेंच बैठ गई, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ये तो कुछ नहीं, जिसके लिए 5 जज की बेंच बैठी उसी के लिए ऑलरेडी बॉम्बे बार के वो करप्ट जजेस के एक दो दलाल है वहां पर, मिलिंद साठे करके, नितिन ठक्कर करके, तो इन लोगों ने बाकायदा लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए 2023 में। वो रिजेक्ट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। वो रिजेक्ट करने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट को लिखा, उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद में 5 जज बेंच बैठ रही है, ये बातें उनके कोर्ट के नजर में आ ही रही है, तो हमने अभी इनको लिख कर दिया है। तो अभी तो नया विषय चल रहा है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में क्या हुआ, हमने अर्जी लगा दिया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है, आपका कॉन्फिडेंस तो गलत है ही, तो मुझे जो आप लोगों ने कंटेम्प्ट का जो नया प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का नोटिस दिया है, ये आपका ऑर्डर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के तहत आपके ऑर्डर ये इलीगल है। तो उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला होगा, आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे केस लो देने के नहीं तो मैं कस्टडी में ले लो तुम्हारे को। तो बोलेगा जो बोलो तो बोलेगा वी हैव डिसाइडेड टू टेक यू इन कस्टडी। अब इनको लगा मैं सॉरी बोलूंगा, मैंने कहा ठीक है ओके। मतलब लेकिन क्या है कि आप लेके तो ये अपीलेबल ऑर्डर है, आपको मुझे बेल देना पड़ेगा और ये ऑर्डर को स्टे करना पड़ेगा। फिर बदल गए फिर बोले यहां कुछ जमने वाला नहीं है कि इसको, मतलब अरे एक मुझे हंसी आ गई पूरे कोर्ट में। तुम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दोगे, तुम बताओगे कि हमारी ऑर्डर गलत है, तुम बताओगे कि ये देश का कानून है, तो मैं आपको कस्टडी मिल लूंगा। इससे बड़ा जो क्या हो सकता है ये सदी का। और ये साबित क्या करता है, और बोले ज्यादा लंबे लंबे पिटीशन नहीं बनाने का, ज्यादा केसला नहीं दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है, अभी सारे डिफेंस खत्म हो गए, सारा मेरिट्स कुछ है नहीं अपने खिलाफ में। सिर्फ ये विषय बचा है कि आपने ये 25 पेज का पिटीशन क्यों बनाया, आपने 250 पेज का पिटीशन क्यों बनाया। आपने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक पिटीशन खारिज किया, बोला कोई व्यक्ति को कितने पेज का पिटीशन बनाया उसका अधिकार है, आप उसमें से आपको क्या लेना है, कौन से पॉइंट कंसीडर करना है, वो पार्ट ऑफ आर्गुमेंट उसमें तय होगा। आप ज्यादा ज्यादा क्या बोल सकते हो कि आप इसका समरी नोट्स ऑफ आर्गुमेंट हमको 10 पेज में बना के दो, ये आप बोल सकते हो। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुझे क्या बोले, मुझे देकर डरा रहे हो ना आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख के। अभी आप कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और यही हम सुप्रीम कोर्ट को यही पूछ रहे हैं अभी कि आपका जजमेंट देना कंटेम्प्ट होता है तो आपको वकीली करना ही बंद करना पड़ेगा। फिर तो आप तय कर लीजिए कि आपका, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी हमारे बाइंडिंग प्रेसिडेंट है वो आप हर वकील की जिम्मेदारी कोर्ट को बताए। अगर नहीं बताता है तो वकील प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का आरोपी है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बताने का नहीं।
तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट को ये पूछेंगे कि आपका आदेश फॉलो करने का कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज का आदेश फॉलो करने का। ये चल रहा है सब। नहीं तो एक अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है नीलेश जी कि सीबीआई वालों को अब ये लग रहा है कि वो 90 का जो दशक हुआ था जिसमें शिल्पी गौतम मर्डर केस हुआ पटना में, गैंगरेप था, तो हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया कि गैंगरेप है। तो गैंगरेप को करने के लिए उसने साधु यादव को कहा कि भाई ब्लड सैंपल दो, उसके ऊपर आरोप, उसने नहीं दिया। उसके बाद लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री बन गए। उसके बाद दोनों का सेटिंग वेटिंग जो हो गया, और उसके बाद ये हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करके दो लोगों की मौत हो गई कार के अंदर। बराबर। तो ये अभी भी 90 के दशक में ये सीबीआई जी रही है। इसको लग रहा है कि ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ये क्यूबाई का और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का दौर आ गया, या सैटेलाइट चैनल्स वालों का दौर आ गया। हमारे पहले जो हमारे साथी इतना लगातार संघर्ष कर रहे थे, सैटेलाइट चैनल वाले और एसएसआर वॉरियर, ये पूरा केस आज जिंदा है। उसके बाद भी ये बेशर्म सीबीआई वाले फिर भी हिम्मत कर रहे हैं इतना 3-5 करने का। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती पासपोर्ट लेकर के बाहर जाती है और उसके बाद लिख रही है सत्यमेव जयते। इतनी बेशर्म है वो लड़की। और वो एक चैनल पर आकर के अपनी मां, उसकी मां को देखिए, उसका फुटेज देखिए। उसकी मां सीधे कहती है मेरे पास कैमरा मत लाना, और वो कहती है कि मेरे मां के पास मत भेजिए, क्या पता कुछ निकल जाए, उससे कुछ निकल जाए मामला। नहीं, ठीक है आशुतोष जी, ये तो एक मसला अलग है, लेकिन एक सिंपल बता रहा हूं मैं। सीबीआई की प्रोटेक्ट आ गया मामला, क्या ये सीबीआई के सारे ऑफिसर जेल जाएंगे? जाना ही चाहिए। नहीं, सुनिए, जाएंगे नहीं, जाना ही चाहिए। मुझे इतना बताइए, सुनिए, मुझे कानून पता नहीं था। ये डिफेंस ले सकता है क्या सीबीआई और सीबीआई का वकील? नहीं तो हर आरोपी बोलेगा मैंने मर्डर किया, मुझे पता ही नहीं था मर्डर करना गुनाह होता है करके। तो ये देश में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। अब कोर्ट ने तो सुमो मोटो करना चाहिए। सही बताता हूं, किसी की अर्जी का वेट नहीं करना चाहिए। जज को भी लॉ मालूम होना चाहिए और जज ने खुद एक्शन लेना चाहिए। तो जज ने सुमो मोटो नोटिस निकालना चाहिए उनको, तुमने कोर्ट को समझ क्या रखा है, आपको रिपोर्ट देना है। तो 173 सबसेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी कहता है रिपोर्ट अलॉन्ग विथ ऑल द कंसर्न डॉक्यूमेंट्स वेदर इट इज इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन और अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल गाइडलाइन है और एक इस पे लैंडमार्क जजमेंट है बाबूभाई वर्सेस स्टेट का, स्टेट ऑफ गुजरात का 2011 का, और एक अंगनाथ कदम का जजमेंट है। वो क्या बोलता है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब आपको ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है कि रिया क्या कह रही है और सुशांत के पिताजी क्या कह रहे हैं, ये दोनों बाजू में रखिए आप। सबूत क्या कह रहे हैं और ये सच क्या है केस का, तो सच के तह तक जाना ये जिम्मेदारी पुलिस की है, सीबीआई की है और जज की है। सुप्रीम कोर्ट ने मारिया मार्गारेटा में बहुत क्लियर किया कि जजेस का या पब्लिक सर्वेंट का एक ही मालिक है, वो है ड्यूटी टू ट्रुथ। सच्चाई ही, सत्य ही उनका मालिक है और उसी मालिक की उनको सेवा करनी है। और उस सेवा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो यह लिखा इलीगली एक्वायर्ड एविडेंस भी परमिसिबल है। मतलब जो एविडेंस लॉफुल तरीके से नहीं मिले, आपने किसी आदमी को चुपचाप से भेज दिया, प्लान कर दिया और रिकॉर्डिंग करके लाया, वो भी परमिसिबल है। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो भी परमिसिबल है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सच तक पहुंचना। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि रिया को क्लीन चिट देना या फिर उस क्रिया के खिलाफ में केस फाइल करना, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर सबसे पहला छोड़ दो, आप रिया को छोड़ दो, सुशांत के पिताजी को। सच कहां है, इसका मतलब आप डिसऑनेस्ट हो, आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी कर रहे हो। ये बौद्धिक बेईमानी है, न्यायिक बेईमानी है,
और अपने कर्तव्य के साथ ये देश के साथ और ये करोड़ों अरबों देशवासियों के साथ में बेईमानी है। तो ये जो है ना, ये मतलब हुआ गद्दारी। कि सुशांत और दिशा के केस में जो कल्प्रिट है उससे बड़ा कल्प्रिट अब खड़ा हो गया और वो है सीबीआई, क्योंकि इसका लार्जर इंपैक्ट होगा और सीबीआई को और सख्त सजा देनी पड़ेगी। सीबीआई मतलब ये सिलेक्टेड 3-4 अधिकारी, ये जो भी है जिन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, चाहे जो भी हो, नुपुर प्रसाद का जो रोल है उसमें, वो जो और एक जो सीबीआई का जो अपने चार्जशीट में जिनका नाम है कि वो अधिकारी है, हाँ, तो ये जो भी लोग अधिकारी है वो अपने अपने रोल के हिसाब से एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। कमीशन मतलब गलत रिपोर्ट बनाना, डॉक्यूमेंट छुपा के रखना, और ओमिशन मतलब ये इसको रिया को अरेस्ट कर सकते थे, कस्टडी में ले सकते थे, नहीं किया। आमिर खान का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं लिया, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं लिया, आदित्य ठाकरे की कस्टडी नहीं लिया। ये जो सारे फैक्टर है ये है एक्ट ऑफ ओमिशन, और ये सब पनिशेबल है आईपीसी 218 से लेकर तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ सीबीआई मशीनरी टू सेव द अक्यूज। उनकी जिम्मेदारी क्या है? आरोपियों को सजा दिलाना, सच को बाहर लाना, इसके लिए सजा दे देना हम तुम लोग को। तो तुम पब्लिक सर्वेंट हो, जनता के सेवक हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम आरोपी को बचाने के लिए, सत्य को दबाने के लिए ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो। इसलिए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मशीनरी, पब्लिक मनी, पब्लिक प्रॉपर्टी में ऐसे अधिकारियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। बाकी तो छोटे मोटे सेक्शन है, ये एक प्रॉपर सेक्शन है। तो इसमें पटना के सीबीआई जज ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, ये ऐसा केस है। और तो सबसे पहला जो सवाल होगा सीबीआई कोर्ट पे, मान लीजिए कि 20 दिसंबर को हियरिंग शुरू होती है, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट क्या पूछेगी और किससे पूछेगी? सबसे पहला सवाल, अगर सपोज मैं जज हूं, हाँ, मैं पहला सवाल पूछूंगा कि मिस्टर सीबीआई के प्रोसिक्यूटर और ये सीबीआई के अधिकारी, ये क्या है? ये रद्दी पेपर कोर्ट में क्यों लाकर रखते किए? क्या है? इसको लॉ में क्या कहते हैं? वो कहेगा सर रिपोर्ट है। रिपोर्ट कौन से सेक्शन में रिपोर्ट की डेफिनेशन निकालो? अभी आपका पुराना है ना, सीआरपीसी है ना, 173(5) सब सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी, क्या लिखा है उसमें? ये इसके साथ में सारे स्टेटमेंट्स, सारे प्रूफ, पोस्टमार्टम कहां है वो? तो तुम क्या कोर्ट को बिल्कुल समझ रहे हो? और बोले सर हम लाकर देते, ऐसा कर रहे, पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? तुमने ऑफेंस किया है आईपीसी 166 के तहत, मैं तुम्हारे खिलाफ में अभी प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर रहा हूं और आपके खिलाफ में कंटेम्प्ट का रिफरेंस फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये सीबीआई के जज ने करना चाहिए। 173 के तहत वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि इस रिपोर्ट के साथ मैंने जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगाया, ये मुझसे मिस्टेक हो गया। ऐसा कैसा पॉसिबल है? सुशांत के पिताजी कह रहे हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिले जो फिरियादी जिसको देना पड़ता है। तो और एक हमने भी तो नोटिस दिया था दिशा के पिताजी की तरफ से कि हम, अच्छा यहां और एक सुनिए, रिया के केस में जो बंबई में रिपोर्ट सबमिट की गई है, अच्छे से निकाल के पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें सारे सबूतों के एविडेंस जो है ना, विटनेस के स्टेटमेंट वगैरह सब जोड़ दिए, डॉक्यूमेंट जोड़ दिए, और उसमें यह बात लिखी कि यहां पर हम आगे दे रहे हैं, पूरे स्टेटमेंट और पूरे डॉक्यूमेंट हम पटना कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं, लिखा हुआ है बंबई के कोर्ट के इसमें, इसी आयोरे लिखा है। समझे क्या? और वहां वरुण मांग रहे हैं कि हमको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दीजिए, तो दे ही नहीं रहा है सीबीआई। नहीं, अब उसका उनका क्या कहना है मालूम है क्या साहब? हमको नहीं मालूम था कि इनके पास में वो रिया के उसके व्हाट्सएप चैट है और इनके पास में वो वाले सबूत है जो हमको फंसा सकते हैं। हम रिया को अगर बचाने जाएंगे तो करके हमने वो डॉक्यूमेंट गायब कर दिए कोर्ट के रिकॉर्ड से। मैं आपको अंदर की बात, सच्चाई है, मैं आपको अंदर की बात बोलता हूं। रिपोर्ट गई थी कोर्ट में, जब ये सब चला ना, उस समय वो रिपोर्ट के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट गायब हुए।
तो उनको सब समझ में आ गया, अपना प्लान फेल हो गया। वो चाहते तो रिपोर्ट भी बदल देते थे, लेकिन उतना जम नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी न्यूज वगैरह सब आ गई थी। तो ये रिया को सपोर्ट करने के चक्कर में जो मीडिया को पैसा देकर रिपोर्ट चलाई थी ना, वो हमारे फायदे की रही। ऐसा हुआ। ये तो बहुत बड़ा 420 चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी 1 घंटे की बात, कल मैं कोशिश करूंगा आपसे कल और बात करने के लिए इसके दूसरे एंगल पर, क्योंकि दर्शक बहुत कुछ समझना चाहते हैं। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। हमारा ये एपिसोड जो आज हमने किया है, कल फिर हम दोबारा फिर बातचीत को हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि सीबीआई अब पूरी तरह से फंसती हुई पड़ रही है। अब सीबीआई को कोई नहीं बचा सकता। तो चौबे गए थे छब्बे बनने, तो दुबे बन करके लौटे हैं। इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने आर्गुमेंट्स हैं, जिसको सीबीआई शायद कोर्ट में काउंटर नहीं कर पाएगी। इसीलिए जिसने कहा था सत्यमेव जयते, उन्हें वो सत्यमेव जयते तो लोग बोलेंगे, लेकिन वो नहीं जो अभी बोल रहे। इंतजार कीजिए, न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।